Hello students, so I am before you with the topic balance of payment. This is the last topic of macroeconomics of 12th class. So as you see, we are going to make something delicious, something very special during this lockdown period. Hope you will also like it. Okay, let's make it. Okay, we are going to make the pizza. So pizza, everybody likes it, but with the pizza we are also trying to understand what is balance of payments. So balance of payments क्या होती हैं, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे. So balance of payment होती क्या है? Before starting the balance of payment or before understanding the meaning of balance of payments, we know that the monetary transactions, that means in foreign exchange or in dollars, made between the residents of different countries. So जो विभिन्न नागरिक हैं विभिन्न कंट्रीज़ के, उन सब के बीच में कुछ ना कुछ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं विदेशी मुद्रा के रूप में. किस किस पर्पस के लिए होती हैं? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स. एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स. सिमिलरली ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं सेवाओं के आयात और निर्यात के लिए भी. इसके अलावा इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, जैसे शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, एक दूसरे की शेयर मार्केट्स में निवेश करते हैं रेजिडेंट्स एक देश के दूसरे देश में. सिमिलरली द रेजिडेंट्स ऑफ वन कंट्री they internationally sell or purchase the real assets. Real assets are like the plant, the machinery, means they set up their factories in the different countries. That is called the foreign direct investment. And you know, all these things, they are made in the foreign exchange, in the foreign currency. In our country, we are talking about the India. In our country, the Reserve Bank of India, it maintains all the records of foreign exchange received, that is the inflow of foreign exchange, and the foreign exchange paid, that is the outflow of foreign exchange. So the record which is maintained by Reserve Bank of India, it is nothing but the balance of payment. Okay. So Reserve Bank of India इस बात का ध्यान रखता है कि कितनी विदेशी मुद्रा भारत में आई है और कितनी विदेशी मुद्रा भारत से गई है, और इसी रिकॉर्ड को ही हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. सो पिज़्ज़ा की स्लाइस मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है. होप योर माउथ इज़ ऑल्सो वाटरिंग आफ्टर सीइंग दिस स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा. वेरी वेल कुक्ड, वेरी वेल बेक्ड. सो दिस इज़ द स्लाइस फॉर यू, यू कैन हैव इट. ओके. Now the meaning of balance of payment. Balance of payment का मतलब क्या होता है? You know, the balance of payments in short form it is known as BOP. It is a systematic record showing all economic transactions of a country with the rest of the world during a period of time. Generally this during a period of time is of 1 year. So balance of payments is a systematic record, means the record is maintained by RBI and it is very systematically maintained. It is not haphazardly maintained. ऐसे ही नहीं कि हमने रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया. एक बहुत अच्छे ढंग से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है. किस चीज़ का रिकॉर्ड? ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस. जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस होती हैं, जितने भी आर्थिक लेन देन होते हैं एक देश के दूसरे देशों के साथ या एक देश के शेष विश्व के साथ, एक साल में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में या एक साल में जितनी भी आर्थिक लेन देन होती हैं उनका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है आरबीआई, और इसे ही हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं. सो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इस चैप्टर में है इसकी स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर ही हमारे सिलेबस में है इसकी. सो हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे. वर्टिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज़ 2 साइड्स. तो रिसीट्स और पेमेंट्स, जैसे बजट वाले चैप्टर में हमने देखा कि गवर्नमेंट के बजट की वर्टिकली 2 साइड्स होती हैं, रिसीट्स और पेमेंट, और यहाँ पर भी 2 ही साइड्स हैं.
एक रिसीट्स और दूसरी पेमेंट्स। जो रिसीट साइड है उसको कहते हैं क्रेडिट। ओके, सो इन दिस कॉलम ऑल द रिसीट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर एंटर्ड। इस साइड में, क्रेडिट साइड में जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज हमें मिलेगी, रिमेंबर इसमें हम फॉरेन एक्सचेंज जो मिलेगी उसे ऐड करते हैं। ओके, सो मतलब इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्रेडिट साइड में ऐड किया जाएगा, और डेबिट साइड में आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी इस कॉलम में हम वी एंटर्ड ऑल द पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विच आर मेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो इसमें पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंटर की जाएंगी। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के वर्टिकली दो साइड्स होती हैं, एक क्रेडिट साइड और दूसरी डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में यदि हमें विदेशी मुद्रा दूसरे देशों से प्राप्त हो रही है तो वो यहाँ पर एंटर होगी क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में अगर विदेशी मुद्रा हमारे देश से बाहर जा रही है सो दैट विल बी एंटर्ड इन द डेबिट साइड। ओके, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। हॉरिजॉन्टली इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हॉरिजॉन्टली इट हैज़ टू अकाउंट्स, दो अकाउंट होते हैं हॉरिजॉन्टली इसके। नंबर वन इज़ द करंट अकाउंट। रिमेंबर व्हाट इज़ करंट अकाउंट? तो करंट अकाउंट में वो सारी ट्रांजैक्शंस हम शामिल करते हैं जिनसे किसी देश की असेट्स या लायबिलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, सो करंट अकाउंट इंक्लूड्स दोज ट्रांजैक्शंस विच डू नॉट अफेक्ट the liability or the assets of a country. Remember, these transactions are made by the residents of a country with the rest of the world. Second is the capital account. Capital account, in this account, those transactions are included which affect the liability and assets of a country. Okay, तो इसमें हम वो transactions शामिल करते हैं जिनसे किसी देश के assets या liability पे कोई प्रभाव पड़ता है। जैसे हमने किसी एक देश से लोन लिया, नेचुरली हमारे लायबिलिटी में फ़र्क पड़ा। हमने किसी देश को लोन दिया, एसेट्स पे प्रभाव पड़ा। हमने किसी देश में निवेश किया, हमारे एसेट्स बढ़ गए। ठीक है, इज़ इट क्लियर? तो जो कैपिटल अकाउंट होते हैं दे लीड टू फ्यूचर क्लेम्स। रिमेंबर, इनको हम फ्यूचर में क्लेम कर सकते हैं। जो मनी हमने इन्वेस्ट की है वी कैन क्लेम इन द फ्यूचर। इसमें वो ट्रांजेक्शन्स आती हैं जो फ्यूचर में क्लेम की जा सकती हैं। लाइक हमने लोन लिया, तो जिस देश ने हमें लोन दिया है नेचुरली फ्यूचर में हम उसकी पेमेंट करेंगे। लेकिन करंट अकाउंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। करंट अकाउंट में चीज़ें खरीदी और बेची जाती हैं। इट इंक्लूड्स द गुड्स एज वेल एज द सर्विसेज दैट वी शैल सी हियर। मैंने इनको फर्दर क्लासीफाई कर दिया है। करंट अकाउंट जो होता है उसमें दो मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, द विजिबल ट्रेड एंड इनविजिबल ट्रेड। हालांकि इसमें तीन होते हैं, इसमें करंट ट्रांसफर्स भी आते हैं, लेकिन करंट ट्रांसफर्स इनविजिबल ट्रेड का ही पार्ट है। सो वी कैन से मेनली इट हैज़ टू पार्ट्स, द विजिबल ट्रेड एंड इनविजिबल ट्रेड्स। इन सम बुक्स इट हैज़ शोन विद द थ्री component, the visible trade, invisible trade and the current transfers. Second, the capital account. Capital account are having mainly two things. One, the borrowings. इसमें borrowings आती हैं, और नंबर टू इसमें आती हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। ये इसके दो मेन पार्ट्स हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आती है जिसे हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, FII, यानी एक दूसरे की शेयर मार्केट्स में निवेश करना, शेयर्स खरीदना, डिबेंचर्स खरीदना, बॉन्ड्स खरीदना। और इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आती है, यानी एक दूसरे देशों में अपनी फैक्ट्री सेटअप करना, दैट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके, इसके अलावा इसके तीन और कंपोनेंट होते हैं, लेकिन दो ये प्रमुख हैं, बोरोविंग्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देर आर थ्री मोर कंपोनेंट्स ऑफ इट। Number one is the NRI deposits, means the non-resident Indian deposits, means the non-resident Indians, the Indians who are the residents of other country, if they have deposited some money in India, they are called NRI deposits. Similarly, banking capital. Banking capital means if the residents of other country, if the citizens of other country, they are not Indians, okay, they are foreigner citizens. अगर दूसरे देश के लोग हमारे देश के बैंकों में अपनी पूंजी जमा करके रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द बैंकिंग कैपिटल। और थर्ड आता है शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, क्योंकि ट्रेड होता है वो क्रेडिट पे ही होता है।
जो कंसाइनमेंट है, जो माल है वो आज ही रिसीव कर लिया जाता है, लेकिन उसकी पेमेंट 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने के बाद पे की जाती है। लोकली भी ऐसा ही होता है। सामान हम किसी भी डीलर से उठा लेते हैं, किसी भी ट्रेडर से उठा लेते हैं, लेकिन उसकी पेमेंट बाद में करते हैं। तो इस तरह से जो लोन दिया जाता है, जिसकी पेमेंट 10 दिन बाद, 15 दिन बाद करनी होती है, दे आर कॉल्ड द शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। ओके, बट रिमेंबर it has mainly two parts, the borrowing and the foreign investment. These three are also there, but they are not of that much importance, because the capital account mainly consists of borrowings and foreign investment in India. Okay, so let's have another pizza. कौन खाएगा इसको? हाँ, looking very delicious. Okay, current account, एक एक करके हम लेते हैं। करंट अकाउंट के क्या कंपोनेंट्स हैं? तो करंट अकाउंट के कंपोनेंट नंबर 1 है विजिबल गुड्स। विजिबल गुड्स में क्या आते हैं? विजिबल गुड्स में आते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो वस्तुओं का आयात और निर्यात इसके अंतर्गत आता है। वस्तुओं को हम मर्केंडाइज भी कहते हैं, ठीक है। ओके, सो इनको हम टेंजिबल गुड्स भी कहते हैं, इनको हम विजिबल गुड्स भी कहते हैं। ओके, सो विजिबल गुड्स, मर्केंडाइज या टेंजिबल गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इसमें शामिल होता है। टेंजिबल मतलब हम जिसको देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। अगर कोई भी वस्तु अगर हम ज्वेलरी का, कपड़ों का आयात और निर्यात कर रहे हैं, सो वी कैन सी दीज थिंग्स। जो कपड़े हैं, ज्वेलरी हैं, दे आर क्रॉसिंग द बॉर्डर्स, वी कैन सी दीज थिंग्स। ओके, सो दे आर द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट, द विजिबल गुड्स। सेकंड आती हैं इनविजिबल गुड्स, यानी ऐसी गुड्स जिनको हम देख नहीं सकते। इसके अंतर्गत आती हैं सर्विसेज, यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इनविजिबल गुड्स का मतलब है सर्विसेज, सो इट इंक्लूड्स द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सो वेरियस सर्विसेज वी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, they are intangible, they cannot be seen, they cannot be touched. Okay, so these services they are like ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज। तो किसी भी ट्रेड के लिए इन सर्विसेज का आयात और निर्यात भी किया जाता है। लेकिन ये तो हुई नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज का भी आयात और निर्यात होता है। जैसे हमारे कुछ लोग दूसरे देशों में जाकर काम कर रहे हैं, and they receive the compensation of employees there. Okay, the compensation of employees is a factor income. Similarly, we have rented out our land to some foreign companies in India. So that means we are exporting the services of land. So for the services of land, we receive the rent. Similarly, if we have given the capital, we receive the interest, and if we are the entrepreneur and we have set up some factories in some other countries, we receive the profit. So compensation implies rent, interest, profit. ये भी सर्विसेज की इनकम है। किन सर्विसेज इनकम है? ये सर्विसेज की इनकम है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स की। तो इनके बदले में जो हमें इनकम मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड द फैक्टर सर्विसेज। सो इनको हम दो भाग में बांट सकते हैं इनविजिबल गुड्स को। वन इज़ फैक्टर सर्विसेज। सो फैक्टर सर्विसेज आर दोज विच लीड टू फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम। इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द फैक्टर्स, factor income, they are split into two parts. The factor income, it includes the factor compensation of employees and investment income. Investment income is equal to rent plus interest plus profit. Okay, इसमें रेंट रहता है, इंटरेस्ट रहता है और प्रॉफिट इसमें शामिल रहता है। इज इट क्लियर? सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, फैक्टर इनकम में 4 प्रकार की इनकम रहती हैं। वन इज़ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, सेकंड को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम में रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये तीनों इंक्लूडेड होते हैं। और दूसरी होती है नॉन फैक्टर सर्विसेज। ये तो थी फैक्टर सर्विसेज। सो नॉन फैक्टर सर्विसेज होती हैं। नॉन फैक्टर सर्विसेज यानी ऐसी सर्विसेज जो फैक्टर सर्विसेज नहीं हैं, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज नहीं है। तो इनसे प्राप्त जो इनकम होती है उसका भी इनसे जो सर्विसेज होती हैं उनका भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है। सो नॉन फैक्टर सर्विसेज दे इंक्लूड द सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, सर्विसेज ऑफ बैंकिंग। सो दे आर द एग्जांपल्स ऑफ इट।
थर्ड पार्ट मैंने आपको बताया था, जो करंट ट्रांसफर्स हैं एक्चुअली दे आर द पार्ट ऑफ द सर्विसेज, दे आर टेकन इनटू इनविजिबल ट्रेड। सर्विसेज में इसको इंक्लूड करते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पर थर्ड पार्ट लेके चल रहा हूँ। सो करंट ट्रांसफर्स दे रेफर्स टू द ट्रांसफर्स फॉर फ्री, मीन्स जिनके बदले कोई वस्तु या सेवा एक्सचेंज नहीं होती, ऐसी इनकम या ऐसी रिसीट्स को हम करंट ट्रांसफर्स कहते हैं। ठीक है, दे आर यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, ये एक तरफा होते हैं। ओके, जैसे गिफ्ट्स, ग्रांट्स, रेमिटेंसेस, यानी जैसे रेमिटेंसेस का मतलब जैसे हमारे रेजिडेंट्स जो हैं वो अब्रॉड में रहते हैं और वो अपनी सेविंग्स बचाकर अपने परिवार वालों के लिए इंडिया भेजते हैं, तो उसे हम कहते हैं रेमिटेंसेस। ठीक है ना, किसी का मुंडा अब्रॉड गया होए, किसी का लड़का अगर अब्रॉड गया हुआ है तो कहते ना, ओए रिक्की ने 5 लाख रुपए भेजते, रिक्की ने 5 लाख रुपए बाहर से भेज दिए हैं 1 महीने में ही। तो वो जो सेविंग अपनी करके अपने परिवार वालों के लिए भेज रहा है उसे हम रेमिटेंसेस कहते हैं। ओके, सो इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स द करंट ट्रांसफर्स आर ट्रीटेड एज द एलिमेंट ऑफ इनविजिबल्स। ओके, they are considered as the component of invisible trade in balance of payment, but I have categorized as a third part here, so you can include in invisible trade also. So invisible trades, they are having 3 types of services. We can say the 3 types of services, one is the factor services, non-factor services, and the current transfers. Okay, now one other pizza, cheese pizza with cherry tomatoes. Okay, very delicious, looking very great, lots of colors are there. So खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन लॉकडाउन है, कोरोना का ज़माना है, सो डर लगता है खाने में। एनी हाउ, फिर भी पिज़्ज़ा हट वगैरह खुल गए हैं, यू कैन इन्जॉय, होम डिलीवरी के जरिए आप इनको इन्जॉय कर सकते हैं। नाउ द कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट हमने कर लिया, करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स हमने कर लिए, विजिबल ट्रेड और इनविजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड्स में गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आता है, इनविजिबल ट्रेड में सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आता है। ये सर्विसेज 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 फैक्टर सर्विसेज, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स की। Then is non-factor services, means the services other than the factor services, that is banking, insurance, etc. And third one we have seen the transfers, current transfers. Now the capital account. So capital account जो होता है उसको हम मेनली 2 भागों में बांटते हैं, हालांकि इसके 5 पार्ट हम करेंगे, लेकिन मेनली इट हैज़ 2 पार्ट्स। द वन इज़ बोरोविंग्स, यानी ऋण लेना या ऋण प्रदान करना। ठीक है, बोरोविंग्स होता है ऋण लेना, क्योंकि हम इंडिया की बात करें तो हम ज़्यादातर ऋण लेते ही हैं, दूसरे देशों को ऋण बहुत कम हम देते हैं। तो हालांकि इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, दोनों साइड्स आ जाती हैं। व्हेन बोरोविंग्स इज़ इंक्लूडेड, क्रेडिट साइड में यदि बोरोविंग्स हम ले रहे हैं दूसरे देशों से तो फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में आएगी। अगर हम दूसरे देशों को लेंड कर रहे हैं, यानी दूसरे देश हमसे बोरो कर रहे हैं, तो नेचुरली फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश से जाएगी। इसी तरह आप ये भी ध्यान रखिए कि जब हम विजिबल गुड्स का करते हैं, विजिबल गुड्स जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं मीन्स वस्तुएं हम दूसरे देशों से खरीद रहे हैं, तो नेचुरली पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज में करनी पड़ेगी। तो इट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश से बाहर जा रही है, तो इंपोर्ट्स को हम डेबिट साइड में इंक्लूड करेंगे, और एक्सपोर्ट्स करने से फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में आती है, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द क्रेडिट साइड। सेम इज़ द केस विद द सर्विसेज। सो बोरोविंग्स जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, वन इज़ एक्सटर्नल कमर्शियल बोर्डिंग और दूसरी होती है इंटरनल असिस्टेंस। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग, ये बोरोविंग कमर्शियल पर्पस के लिए होती हैं, व्यापार पर्पस के लिए होती हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो इन्हें लेते हैं। कोई फैक्ट्री लगानी है उसके लिए ये बोरोविंग्स लेती हैं, इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है उसके लिए ये बोरोविंग्स ली जाती हैं। तो इनका मकसद व्यापार करना, लाभ कमाना होता है, उस पर्पस के लिए ये ऋण लिए जाते हैं। तो इसमें नॉर्मल इंटरेस्ट रेट लगता है, यानी उस टाइम पर जो इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट में इंटरेस्ट चल रहा होता है वो इन बोरोविंग्स पर लगता है। लेकिन कई बार बोरोविंग्स ली जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो लोन लिया जाता है कई बार वो कंजम्पशन पर्पस के लिए जाता है। लाइक हमारे यहाँ मान लो किसी बीमारी से लड़ने के लिए लोन लिया गया है, जैसे अभी कोरोना से लड़ने के लिए हमें वर्ल्ड बैंक से लोन मिला है, तो उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो मार्केट रेट पर नहीं लगेगा, उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो
कम रेट पर लगेगा, कंसेशनल रेट पर लगेगा, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल असिस्टेंस। हैं दोनों ही बोरोइंग, सिर्फ फ़र्क इनमें किसका है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का है। ओके, सो द प्रिंसिपल डिफरेंस between the two is that while external commercial borrowings is available at market rate of interest, that is the interest which prevails in the international monetary market at that time, so that interest will be levied on external commercial borrowings, whereas on external assistance, जो एक्सटर्नल असिस्टेंस होती है, दे आर अवेलेबल एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सो ओनली द डिफरेंस इज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, external commercial borrowing and external assistance. Therefore it is known as external assistance because on these types of borrowings the rates are at concessional rate. Okay, second is foreign investment, विदेशी निवेश। So foreign investment, ये भी दो प्रकार की इन्वेस्टमेंट हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। वी कैन कैटेगराइज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू टू। विदेशी निवेश को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ये कैपिटल अकाउंट हम कर रहे हैं। रिमेंबर, कैपिटल अकाउंट में वो सारी ट्रांजेक्शन्स हैं जिनसे हमारे असेट्स या लायबिलिटी पर प्रभाव पड़ता है। नेचुरली हम किसी को लोन देंगे या लोन लेंगे तो इससे हमारे असेट्स या लायबिलिटी पर प्रभाव पड़ता है, हमारे फ्यूचर की देनदारी बन जाती है, फ्यूचर क्लेम को ये बढ़ाती है। ओके, इट लीड टू फ्यूचर क्लेम्स। सो इसी तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जब हम निवेश करते हैं तो नेचुरली हमें इससे इनकम मिलती है, तो हमारे नेचुरली हम कहीं निवेश करते हैं, हमारे असेट्स में वृद्धि होती है। यदि हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे असेट्स में कमी आती है। ओके, बोरोइंग्स से हमारी लायबिलिटी पर प्रभाव पड़ता है, इन्वेस्टमेंट से हमारे एसेट्स पर प्रभाव पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और दूसरी होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई भी इसे कहते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब दूसरे देशों की शेयर मार्केट्स में निवेश करना है, यानी जब एक देश के निवासी दूसरे देशों के शेयर मार्केट्स में शेयर खरीदते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। And if the residents of a country, they directly set up their offices, they directly set up their plants, they directly set up their factories in other countries, that is called the foreign direct investment, FDI. So portfolio investment basically refers to foreign institutional investment. तो जो portfolio investment है इसको FII भी कहते हैं, foreign institutional investment. It is the investment by the rest of the world in shares, bonds ऑफ द डोमेस्टिक कंपनीज़। यदि डोमेस्टिक कंपनीज़ दूसरे देशों में शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स में निवेश करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली इसी तरह से दूसरे देश के निवासी भी हमारे देश में निवेश करते हैं, दोनों साइड हो सकती हैं। अगर हम दूसरे देशों में निवेश करते हैं तो कहाँ पर ऐड हुआ ये, तो नेचुरली फॉरेन जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारे देश से बाहर जाएगी, विदेशी मुद्रा हमारे देश से बाहर जाएगी अगर हम निवेश करते हैं दूसरे देशों में, सो दैट विल बी एडेड इन द डेबिट साइड। अगर विदेशी लोग हमारे देश के फॉरेन एक्सचेंज में, सॉरी नॉट फॉरेन एक्सचेंज, अगर दूसरे देशों के लोग, इफ़ द रेजिडेंट्स ऑफ अदर कंट्री दे इन्वेस्ट इन अवर कैपिटल मार्केट, द शेयर मार्केट, देन द फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लोज इन इंडिया, सो दैट विल बी एंटर्ड इन द credit account of balance of payment. Okay, next is the foreign direct investment. So foreign direct investment lead to ownership of enterprises in domestic economy by the rest of the world. Okay, again it is of two type. अगर हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट दूसरे देश में निवेश करते हैं, दैट विल बी एंटर्ड इन द डेबिट साइड। अगर दूसरे देश की फॉरेन जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं हमारे देश में निवेश करती हैं, दैट विल बी एंटर्ड इन द क्रेडिट साइड, क्योंकि उससे फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में आएगी। जैसे क्योंकि हम पिज़्ज़ा की ही बात करेंगे, सो पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज़, ये पिज़्ज़ा प्रोवाइड कर रही हैं तो इन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया है, सो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। ओके, सो इसी तरह बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये दो मेन पार्ट्स है। इसके अलावा इसके तीसरे, चौथे और पाँचवें तीन कंपोनेंट्स और हैं, लेकिन दे आर ऑफ लीस्ट इम्पॉर्टेंट, लेकिन हम उनको भी स्टडी करेंगे। सो कैपिटल अकाउंट बिसाइड्स बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट देर आर अदर कंपोनेंट्स।
Number one, NRI deposits. NRI means non-resident Indians, means they are the Indian citizens who are residing abroad, who are the residents of other countries. They invest they deposit some of their money in India. So that is called the NRI deposits. So if NRIs, the non-resident Indian, they deposit money in Indian banks, so that is called the NRI deposit. Okay, so it is the component of capital account. Second is the banking capital. Banking capital means if the citizens of other countries, okay, अगर दूसरे देशों के जो नागरिक हैं या दूसरे देशों के जो बैंक्स हैं, अगर वो भारतीय बैंकों में अपने पैसे जमा करके रखते हैं तो ये कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है और इसे कहा जाएगा बैंकिंग कैपिटल. सो बैंकिंग कैपिटल इज़ अनदर कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट. इट रेफर्स टू द फॉरेन एसेट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, यानी कमर्शियल बैंक्स के पास जो फॉरेन एसेट्स हैं. ओके, सो दे आर कॉल्ड द बैंकिंग कैपिटल. इज़ इट क्लियर? सिमिलरली हमारे बैंक, हमारे जो सिटीजन्स हैं, दे आर हैविंग द मनी इन अदर कंट्रीज़, सो दैट विल बी एंटर्ड इन द डेबिट अकाउंट. अगर दूसरे देश के जो बैंक्स हैं, दूसरे देश के जो नागरिक हैं, अगर हमारे बैंकों में निवेश करते हैं तो इससे फॉरेन कैपिटल, फॉरेन जो एक्सचेंज है वो हमारे देश में आएगी. दैट विल बी एंटर्ड इन द क्रेडिट साइड. एंड लास्ट वन इज़ द फिफ्थ वन, पांचवा कंपोनेंट कैपिटल अकाउंट का, वो कौन सा है? दैट इज़ द शॉर्ट टर्म क्रेडिट. शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस तरह ट्रेड होता है, ट्रेड में क्या होता है कि गुड्स जो हैं पहले रिसीव कर ली जाती हैं, पेमेंट्स कुछ दिनों बाद की जाती हैं, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद. सो यानी उन्होंने एक तरह का लोन ले लिया 10 दिन के लिए, या 15 दिन का लोन ले लिया, 1 महीने का लोन लिया है एक तरह से उन्होंने. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रेडिट. जब हम पेमेंट किसी भी गुड्स पहले रिसीव कर लेते हैं, पेमेंट बाद में कर लेते हैं, इट इज़ टाइप ऑफ क्रेडिट, उधार, ऋण. ठीक है, इसी तरह हम गांव में भी ऐसे ही करते हैं. जब गांव की दुकान से हम सामान लाते हैं तो अपने नाम पर एक खाता खुलवा लेते हैं, और कोई भी हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं उसको कहते हैं भी खाते में लिख लेना. ठीक है, इट मीन्स यू आर टेकिंग कोल्ड ड्रिंक ऑन क्रेडिट. ओके, आप ऋण ले रहे हैं उससे, आप वस्तुएं आपने रिसीव कर ली, पेमेंट उसकी आप 1 महीने बाद करेंगे. सो इसी तरह फॉरेन ट्रेड में भी ऐसे ही होता है, एक्सटर्नल ट्रेड में भी ऐसे ही होता है. उसमें गुड्स पहले रिसीव कर ली जाती हैं, पेमेंट्स कुछ दिनों बाद की जाती हैं. सो ये जो इस टाइप का जो क्रेडिट होता है, दैट इज़ कॉल्ड द शॉर्ट टर्म क्रेडिट. ये कोई बैंक वगैरह नहीं देता, ये कंपनीज अपने आप ही उधार दे देती हैं. सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन बैलेंस ऑफ पेमेंट, शॉर्ट टर्म क्रेडिट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट. इट अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ परचेज इन द इंटरनेशनल मार्केट विदाउट मेकिंग इमीडिएट पेमेंट्स. ओके, तो यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में हम परचेजिंग कर लेते हैं, लेकिन उसकी पेमेंट्स तुरंत ही नहीं करते, कुछ दिनों बाद करते हैं. सो विद दिस we come to the end of the first video of balance of payments. Thank you, thanks for watching, thank you very much.